Hello guys, good evening to all of you. I'm waiting for the 10 minutes or no one is there. So I'm starting the class. जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था प्री हिस्ट्री में या फिर कंप्लीट हिस्ट्री को जब हम सोर्सेज के बिहाफ पर डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट हमारा आता है कि जहाँ पर हमारे पास कोई भी रिटन सोर्सेज प्रोवाइडेड नहीं है. किसी भी तरीके से जो रिटन सोर्सेज है हमारे पास वो हमें देखने को नहीं मिलते. नो रिटन सोर्सेज. नो रिटन सोर्सेज. ओके. और सेकंड फिर हमारा आता है हमारे पास सोर्सेज तो हैं, रिटर्न सोर्सेज तो हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते. थर्ड हमारा आता है जहाँ पर हमारे पास रिटर्न सोर्सेज हैं, रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि वैदिक पीरियड के बाद से हमारा स्टार्ट होता है. तो सेकंड जो फेज है हमारा कि हमारे पास सोर्सेज हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते, वो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला हमारा हिस्ट्री का पार्ट है. तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को जैसे स्टार्ट करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब डिस्कवर किया गया, डिस्कवर का जो उसका एज था वो 1920 से 1922 में उसका टाइम पीरियड था. और उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स थी, मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उसकी साइट थी वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो. ठीक है. सो हड़प्पा जो था वो फर्स्ट साइट जो थी वो खोजी गई थी. मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब हम खोज रहे थे या फिर जो सबसे पहले हमें साइट्स मिली. टाइम ऑफ अजान, थोड़ा अजान सुन लेते हैं उसके बाद आई विल रिकंटिन्यू दिस. Okay, so I'm waiting for 20 minutes. Now I should start a class. बेसिकली जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अब हम नेक्स्ट क्लास में हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं. हिस्ट्री को जो डिवाइड करने के मैंने बताया था कि तीन अगर सोर्सेज के बिहाफ पर डिवाइड करा जाए तो करा जाता है कि फर्स्टली हमारा वो टाइम पीरियड आता है जहाँ पर हमारे पास रिटर्न सोर्सेज नहीं है. ठीक है ना, नो रिटर्न सोर्सेज. सेकेंड टाइम पीरियड हमारा आता है जहाँ पर हमारे पास रिटर्न सोर्सेज तो अवेलेबल है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते. थर्ड हमारा टाइम पीरियड आता है जहाँ पर हमारे पास रिटर्न सोर्सेज भी हैं और हम उसे पढ़ भी सकते हैं. तो वो टाइम पीरियड हमारा होता है वैदिक टाइम पीरियड से स्टार्ट हमारा होता है. ठीक है. तो बेसिकली अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से है, मतलब सेकंड वाला पार्ट. हमारे पास सोर्सेज तो हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के हमारे पास रिटर्न सोर्सेज हैं लेकिन उन रिटर्न सोर्सेज को हम पढ़ नहीं सकते. सो इसी बिहार पर हमारा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होगा. हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें कि डिस्कवर कब हुआ था या ये कब खोजा गया था इसका फर्स्ट प्लेस, तो 1920 से 1922 का टाइम पीरियड है जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है डिस्कवर हुई थी. और इसकी सबसे ज़्यादा जो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं वो हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो. ये सबसे ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. स्टूडेंट्स हैव म्यूटेड. ओके. और बेसिकली जो है ये आर्कोलॉजिकल अगर फाइंडिंग की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी पुरानी मानी जाती है, ये 2600 बीसी से 1900 बीसी के टाइम पीरियड में मानी जाती है. अब आई होप कि आपको बीसी और एडी का डिफरेंस पता होगा. बीसी एंड एडी का डिफरेंस आपको पता होगा. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ इसे भी. ओके, आई थिंक आपको पता होगा. सो बीसी का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर 2600 से 1900 ये टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है. ये वन ऑफ द
ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, मतलब कि दुनिया में सबसे पहली जो 4 सिविलाइजेशन थी उनमें ये एक है। 4 सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया की एक सिविलाइजेशन आती है, एक मिस्र की सिविलाइजेशन आती है, फिर आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है और एक चाइना की सिविलाइजेशन आती है। ये सबसे ज्यादा पहले की सिविलाइजेशन है जिसमें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भी आती है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो एक साथ टाइम पीरियड चलने वाला है। इसी वजह से इन दोनों सिविलाइजेशन में जो बिजनेस का माना जाता है कि आपस में जो है इंटरनेशनल बिजनेस हुआ करता था, जो कि मेसोपोटामिया से होता था। ठीक है। सो ये जो टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन, अभी इस टाइम पीरियड को क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो एरिया यहाँ पर देखा गया था, सबसे पहला जो एरिया यहाँ पर खोजा गया था वो हड़प्पा का खोजा गया था। इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसका एक नाम है। इंडस वैली इस वजह से कहा जाता है, यानी हिंदी में अगर कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता, ये इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस नदी के पास, रिवर के पास ये मिला उसे वो इंडस थी या फिर सिंधु थी, तो इस वजह से सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और इसके अलावा इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन भी यहाँ पर इसका नाम है। जैसे मैंने आपको बताया ही कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो बेस्ड है, हमारी नॉलेज का जो बेस्ड है वो आर्कोलॉजिकल, जितने भी हमारे पास एविडेंस हैं उसी के ऊपर है कि हमें आर्कोलॉजिकल के थ्रू जितनी भी चीजें मिली हैं, मतलब कि हड़प्पन जो सिटीज हमें मिली हैं, इंडस वैली की जो सिटीज हमें मिली हैं, एरिया हमें मिला है, खुदाई में हमें जो एक तरीके से कंकाल हमें मिले हैं या फिर बर्तन, ये सब जितनी भी सोर्सेज मिले हैं उन्हीं के बिहाफ पर हम एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ इंडस वाली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी रिटर्न हमारे पास सोर्सेज हैं वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। अब आगे जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इसका है अर्ली हड़प्पन फेज। अर्ली हड़प्पन फेज जब था, जब ये डेवलप हो रही थी सिविलाइजेशन, इसमें जो टाउन्स थे वो टाउन्स कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। ठीक है ना, और जो ट्रेड भी था वो सिर्फ एलिमेंट्री ट्रेड हुआ करता। जो ट्रेड जो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है वो एलिमेंट्री ट्रेड हुआ करता था। आर्ट एंड क्राफ्ट भी जो है वो भी स्टार्टिंग पॉइंट में था, यानी कि डेवलप हो रहा था, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। ये टाइम पीरियड की फेज जो है वो आपका 3500 बीसी से 2600 बीसी के टाइम पीरियड के बीच में है। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या अभी भी? अगर बैकग्राउंड नॉइस अभी भी आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, डन। सो यहाँ पर हम फर्स्ट जो है हमारा अर्ली हड़प्पन फेस है, जो कि मैंने आपको टाइम पीरियड यहाँ पर बताया। सेकंड हम अगर बात करें, हमारा आता है मिच्योर हड़प्पन फेज, जो कि हमारा 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी के टाइम पीरियड में। यहाँ पर जो आपका फेज था वो डेवलप हो चुका था, यानी कि जो टाउन्स जो बन रहे थे, जो एरिया आपके बन रहे थे, स्ट्रक्चर हो रहे थे, वो पक्की ईंटों के बनते हुए हमें दिख रहे थे। और आपका जो ट्रेड था वो ट्रेड फॉरेन ट्रेड्स में आपका डेवलप हो चुका था। और क्राफ्ट जो थे, वेरियस टाइप ऑफ क्राफ्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। ठीक है, सो ये चीजें आपको मेच्योर हड़प्पन फेस में देखने को मिलेंगी।
थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में आपका जो है वो डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन के तौर पर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी कि किन किन रीजंस की वजह से हमें यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको अंडरस्टूड है? यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर साइट्स की बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन से। देखिए, ओवरऑल एक तरीके से बात करें तो हमें पूरे कंप्लीट इंडिया में, और इंडिया में भी सिर्फ आज का इंडिया नहीं, पाकिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान, या फिर जो आज बांग्लादेश है, उन सब साइट्स में भी हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो हमें इस सिविलाइजेशन में देखने को मिली है। जैसे कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में आपकी मांडा साइट है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका अफगानिस्तान में ये साइट है। फिर हड़प्पा जो आपकी है, जो आपको मिला था फर्स्टली, ये आपका वेस्टर्न पंजाब है, जो कि आज का पाकिस्तान में है, ठीक है। गुजरात में आपको आपकी लोथल की जो साइट्स है वो देखने को मिलती है। इसी तरीके से कालीबंगा राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो आपको सिंध में आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपको हरियाणा, महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये जो एटलीस्ट ये जो आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो आपको याद रहनी चाहिए ताकि आपके लिए इजी हो सके, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड थी। सेकंड में अगर हम यहाँ बात करें टाउन प्लानिंग्स की, देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन ही इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है एक तरीके से जो जो चीजें बनाई गई, जो भी चीजें हमें देखने को मिल रही थी, वो हमें लग रहा था एज अ प्लानिंग में है। मतलब कि ऐसा नहीं था कि कुछ भी उठाकर बना रहे थे वो लोग। अगर वो टाउन प्लानिंग भी कर रहे थे, मतलब कि शहरों को भी बना रहे थे, तो उसकी कंप्लीट मैपिंग थी कि यहाँ पर है, एक तरफ आपका है वेस्ट में, तो वेस्ट में जितने भी बड़े हैं या फिर अमीर लोग हैं वो रह रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ईस्ट में आपके जितने भी मतलब कि जो नॉर्मल क्लास है, मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है, वो हमें देखने को मिल रही हैं। ये प्लानिंग है। फिर उसके बाद जितना भी आपका कि सिस्टम है पानी का, किस तरीके से पानी की निकासी होनी है, किस तरीके से आपको होल्स बनाने हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को एक सिविलाइज तरीके से मिल रही थी। इसी वजह से आपको ये जो टाउन प्लानिंग है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत हैरान करने वाली जो एक चीज है वो ये है कि, या फिर हम ये कहें कि बहुत ज्यादा जो इंटरेस्टेड चीज है वो यही है कि यहाँ का जो अर्बन आपको फीचर देखने को मिलता है वो टाउन प्लानिंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म में देखने को मिलता है। और वहीं पर यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलते हैं कि उनकी चीज़ में, टाउन्स में, ठीक है, स्ट्रीट में, उसमें ड्रेन्स का जो साइज है उसमें, ये सारी चीज़ों में आपको यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि सभी जगह पर इसी तरीके से वो चीज़ें स्ट्रक्चर में बनाई गई हैं। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी कब आ सकती है, मतलब कि सभी जगहों पे वही चीज़ें कब आपको स्टैब्लिश देखने को मिल सकती हैं, जब आपके पास एक प्लानिंग हो। नहीं तो आप ये वाले एरिया में तो कुछ और तरीके से ड्रेन का सिस्टम बनाओगे और ये वाले एरिया में आपको कुछ और तरीके से आप ड्रेन का सिस्टम बनाओगे। अगर दोनों ही जगहों पर ड्रेन का सिस्टम या फिर टाउन का सिस्टम या घरों का सिस्टम एक जैसा है, तो इसका मतलब है जो काम किया जा रहा है वो एक प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। विद प्लानिंग के साथ आपका ये सारा चीजें, विद प्लानिंग के साथ आपकी सारी ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो जो कॉमन जो प्यूपल के हाउसेज हैं उनके साइज डिफरेंट है। जैसे कि मैंने अभी आपको यहीं पर बताया कि आपकी जो प्लानिंग की जा रही थी वो वेस्ट में जो की जा रही थी वो एक अलग तरीके से थी और ईस्ट में अलग। ईस्ट में जो प्लानिंग थी वो कॉमन पीपल्स के लिए थी, जबकि वेस्ट में जो आपकी प्लानिंग हो रही थी वो एक इलीट क्लास के लिए की जा रही थी,
ठीक है ना। जैसे कि दिल्ली शहर के लिए जो आपकी स्ट्रक्चर है, वो जाहिर सी बात है आपका जो बिहार का स्ट्रक्चर, बिहार के किसी गांव का स्ट्रक्चर होगा वो उससे बहुत डिफरेंट होगा। आपका जो बिहार का जो स्ट्रक्चर होगा वो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। ठीक है। सो ये सब चीजें आपको एक कॉमन मैन की जो हाउस का साइजेस था वो एक तरीके से अलग था। फिर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि पानी निकासी की जितनी भी सिस्टम था वो कैसा था, वो एक तरीके से इलेबोरेट कर कर और वेल तरीके से था। मतलब कि अगर आपके घर से पानी आ रहा है, ठीक है ना, वेस्टेज ऑफ वाटर है, तो वो घर से किस तरीके से निकलना है, वो वो घर से निकलने के बाद किस तरीके से नाली में जाना है, फिर उसके बाद वो किस तरीके से मेन होल में जाना है। तो ये सारी चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से की गई थी। जितनी भी जो मेजर साइट्स हैं आर डिवाइडेड इनटू अ टू पार्ट्स। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वेस्टर्न साइड्स थी और लोअर टाउन की आपकी ईस्टर्न साइड्स थी, ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। ठीक है। सो ये टाउन प्लानिंग आपको समझ आ गई है। कोई बैकग्राउंड नॉइस हो, अगर क्लियरिटी नहीं तो आप अभी मुझे बता सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ठीक है। पैसे से रिलेटेड क्या क्या आपकी एक्टिविटीज हो रही थी उस चीज की। इकोनॉमिक के मैंने आपको जब आपको मैं बता रही थी कि प्री हिस्ट्री की, आज जब मैं बात कर रही थी कि ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, मिडल स्टोन एज, न्यू एज, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट में एग्रीकल्चर आपका स्टार्ट हो चुका था। तो जाहिर सी बात है जब आपका एग्रीकल्चर यहीं पर स्टार्ट हो चुका था तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो तो डेवलप होना ही था। तो यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर देखने को मिला, इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट सिस्टम हमें देखने को मिला, और ट्रेड हमें देखने को मिला। ट्रेड में भी आपका इंट्रा और इंटर, यानी कि शहरों के, भारत के अंदर भी यहाँ पर आपको ट्रेड देखने को मिल रहा है, और बाहर इंडिया के बाहर से या फिर इस एरिया के बाहर भी आपको ट्रेड देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये तीन पार्ट्स थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और आपको यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड। अब एग्रीकल्चर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एग्रीकल्चर में हमारे पास जो है, एक मिनट, तो आपका जो एग्रीकल्चर, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो आपका एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ पर इकोनॉमी थी। ठीक है ना। तो और आपका जो चीफ फूड क्रॉप्स था, मतलब कि जो मेन खेती का जो आपका सोर्स था वो आपका, जैसे कि अनाज हो गया, मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया, जो हो गया, पीस हो गया, तो ये सारी चीजें थी। और कॉटन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। फिर इसके अलावा, इन सारी चीज़ों के अलावा जो फिश और एनिमल मीट था वो भी सोर्स था।
ठीक है ना। हड़प्पन डाइट का ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कि अगर खेती करना शुरू कर दिए तो प्योर वेजिटेरियन हो गए, नहीं। वहां पर अभी भी जो जानवरों को मारकर भी खाया जा रहा था, फिश और एनिमल्स का मीट खाया जा रहा था, चाहे वो उन्हें पालतू बनाकर फिर उसके बाद उनसे काम लेकर उन्हें काटने की बात हो या फिर डायरेक्ट शिकार करने की बात हो, दोनों ही तरीके से। मैं हिंदी में पढ़ा रही थी, तो अब हिंदी में स्लाइड्स, हिंदी में तो मैं पूरा लेक्चर देने के लिए तैयार थी, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड यही थी कि इंग्लिश में जो टर्म्स हैं वो यूज़ की जाए, तो इसी वजह से जो चीज़ें हैं मैं इंग्लिश में स्लाइड अवेलेबल करा रही हूँ। राइट निशत, मैंने फर्स्ट क्लास में अदरवाइज हिंदी में ही सारी चीज़ें कराने की कोशिश करी थी, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी कि जितने भी स्टूडेंट हो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। लेकिन जब मैंने स्लाइड कराई तो फिर मुझे पता चला कि उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से हैं, इस वजह से इंग्लिश टर्म्स और हिंदी में आपको चीज़ें समझानी है। तो ये स्लाइड ऑब्वियसली हिंदी में तो नहीं मिल सकती आपको। मैं यही कर सकती हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझा सकती हूँ सारी चीज़ें। आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है अभी तो। ठीक है। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी, बीच बीच में कोशिश करूंगी कि टर्म्स को आपको हिंदी में समझा दूं, ये मैं आपके लिए कर सकती हूँ। ठीक है ना। सो ये आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉटन था, तो कॉटन भी यहाँ पे एक सोर्स था क्रॉप का। ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिश और एनिमल्स, यानी कि आपका जो जानवरों, ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था तो जो जानवरों का बेस था वो खत्म हो गया था डाइट से, नहीं। यहाँ पर जानवरों का बेस भी यहाँ पर आपके लिए चल रहा था। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट की जब आप बात करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी चीजें हो रही थी वो मेटल से हो रही थी। सॉरी, ऑल मेटल एक्सपेक्ट, हाँ, जितनी भी चीजें थी मेटल से हो रही थी। सिर्फ यहाँ पे जो आयरन था, यानी कि लोहा जो था आपका, वो अवेलेबल नहीं था मेटल्स में। तो जितनी भी मैन्युफैक्चर इवनली, यहाँ पर गोल्ड भी मैन्युफैक्चर हो रहा था, सिल्वर भी था, और गोल्ड से ज्यादा जो बहुत ज्यादा कॉमन था यूज होने के लिए वो सिल्वर आपके लिए था। द कॉमन टूल्स इंक्लूडेड, जितने भी यहाँ मतलब कि टूल्स भी आपके जो बनाए जा रहे थे वो भी सारे आपके सोर्सेज से बनाए जा रहे थे, बस आयरन को छोड़कर। ठीक है। तो यहाँ पर आते आते आपके जितनी भी मेटल्स की चीजें थी वो इंट्रोडक्शन आपका हो चुका था स्टोन एज को, यानी कि स्टोन का क्या मतलब होता है, पत्थर। तो स्टोन एज को स्टोन एज ही इस वजह से कहा जा रहा था कि जितनी भी चीजें थी, जो सोर्सेज थे, मेटल था, वो आपको अभी इंट्रोड्यूस नहीं था इंसान को, इसी वजह से स्टोन एज उस चीज को कहा जा रहा था। लेकिन अब जो टाइम पीरियड था वो यहाँ पर मेटल की चीजें स्टार्ट बनाना शुरू कर दी गई थी। तो और आपके जो वीपन्स थे, यानी कि आपके जो औजार थे, वो मोस्टली क्या होते थे, डिफेंसिव होते थे, यानी कि कोई तलवार वगैरह तो आपके पास यहाँ पर थी नहीं। तो जितने भी आप वीपन्स बना रहे थे, जितने भी औजार बना रहे थे, वो आप अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे थे। ठीक है, कि कोई बड़ा जानवर आपके ऊपर हमला ना कर दे, उससे आपको सुरक्षा है। तो पूरी तरीके से ये डिफेंसिव इन नेचर, यानी कि उनका जो नेचर था, उनकी जो प्रकृति थी, वो प्रकृति ही निर्भर कर रही थी सुरक्षात्मक प्रकृति में। ठीक है, डिफेंसिव नेचर में। अब स्टोन टूल्स वर ऑल्सो कॉमनली यूज। अब ऐसा नहीं था कि बाकी जो चीजें हैं वो बनना स्टार्ट हो गई हैं, सोना चांदी का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया है, ठीक है, कॉपर का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया है, तो स्टोन का जो स्टोन टूल्स है वो नहीं बन रहा है, नहीं। यहाँ पर अभी भी कॉमनली यूज हो रहे हैं स्टोन। ठीक है। वी ऑल्सो हैव अ एविडेंस ऑफ यूज ऑफ ब्रोज। अब यहाँ पर ब्रोजन का भी हमें एविडेंस मिलता है लिमिटेड मैनर में। ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें जैसे कि पोर्ट्रे मेकिंग है, ठीक है, आप बर्तन बना रहे हैं, उसकी जो इंडस्ट्री है वो हमें हड़प्पन पीरियड में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। पीस ऑफ आर्ट ऑफ हड़प्पन पीरियड इज स्टोन स्कल्पचर ऑफ मैन डिस्कवर द मोहनजोदाड़ो। एक मिनट।
ठीक है, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट का था आपका। तो यहाँ पर जो ट्रेड की आप बात करोगे तो ट्रेड में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड यहाँ पर हो रहे थे। ठीक है, इंटरनल में यानी कि एक शहर दूसरे शहर से ट्रेड कर रहा था, और एक्सटर्नल में यानी कि एक देश दूसरे देश से जब ट्रेड कर रहा था, व्यापार कर रहा था, तो वो एक्सटर्नल यानी कि आपके फॉरेन ट्रेड में इंक्लूडेड थे। तो ये आपको कैसे पता चल रहा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो आप फॉरेन ट्रेड में भी बिलीव कर रही है। कि जब हम मोहनजोदाड़ो की जो हम हिस्ट्री है वो हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो में बहुत सारी ऐसी चीजें यानी कि कॉइन्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कॉइन्स थे वो आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, मोहनजोदाड़ो में देखने को मिल रहे हैं। और मोहनजोदाड़ो सॉरी मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया में देखने को आप मिल रहे हैं। और मेसोपोटामिया का जो सिल्वर है, ठीक है, वो सिल्वर आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको वो देखने को मिल रहा है। तो जब दोनों ही जगह पे दोनों एरिया की चीजें देखने को मिलती हैं तो इससे पता चलता है कि आपस में ट्रेड हो रहा था। अब आपस में क्या क्या ट्रेड हो रहा था कि मेसोपोटामिया में आप क्या इंपोर्ट कर रहे थे, यानी कि आप क्या क्या भेज रहे थे वो यहाँ पर आपको मेंशन है। ठीक है, इसी तरीके से मेसोपोटामिया से क्या इंपोर्ट हो रहा था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या आ रहा था, जैसे कि तैयार जो आपके कपड़े थे, तैयार आपके कपड़े वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इत्र की अगर हम बात करें तो इत्र मेसोपोटामिया से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आपका जो सिल्वर है, सिल्वर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों से, जबकि हमें ये सब चीजें नहीं मिली हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमें कैसे मिलेंगी, क्योंकि ये तो टाइम के हिसाब से खत्म हो जाती हैं। आपके जो कपड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, इत्र जो है वो आपका खत्म हो जाएंगे, लेकिन सिल्वर हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ दोनों कंट्री में, और कुछ जो मेसोपोटामिया के जो कॉइन्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ दोनों जो कंट्रीज थे उन कंट्रीज में आपस में बिजनेस हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ये दूसरी स्लाइड आपको समझ आ गई है, प्लीज आप मुझे बता दीजिए। अगर समझ आ गई है तो हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस यानी कि समाज में जो असमानताएं हमें देखने को मिल रही थी वो क्या 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 थी। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग अमीर थे, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग गरीब थे। अब जब दो टाउन्स बने हुए हैं, ठीक है ना, वेस्ट और ईस्ट अगर टाउन बना हुआ है और वो डिवाइडेड है, तो इसका मतलब तो यही है कि भाई दो तरीके के लोग देखने को मिल रहे थे। अब अमीर लोगों में कौन शुमार होंगे, जो जितने भी बड़े बड़े जो व्यापारी वर्ग है, इलीट क्लास है वो होगा, डेवलप बिजनेसमैन है वो होंगे, या फिर जो एक तरीके से जो पुजारी वर्ग है, जो पुजारी होते हैं, ठीक है ना, वो भी लीड क्लास में आते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस सोशल डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे थे। अब ये सोशल डिफरेंसेस कैसे पता चल रहे थे, सबसे पहले तो मैट्रियार्कल इन नेचर था। मैट्रियार्कल क्या होता है, जैसे कि पैट्रियार्कल नेचर होता है ना, पैट्रियार्कल में क्या होता है कि पुरुष का दबदबा होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, महिला का दबदबा होता है। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये महिला वर्चस्व वाला एरिया था, कि ये हमें ऐसे पता चलता है कि जितनी भी ज्यादातर जो मूर्तियां हैं या फिर पूजा करने वाली जो मूर्ति हैं वो ज्यादातर महिलाओं की देखने को मिलती हैं। इससे पता चल रहा था कि जो दबदबा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो महिलाओं का है, ठीक है। और सोशल और यहाँ पर जो जितने भी सोसाइटी कॉम्प्रोमाइज पीपल फॉलोइंग डाइवर्स प्रोफेशन, अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्रोफेशन थे। कुछ वॉरियर्स थे,
कुछ पीजेंट्स थे यानी कि जो खेती बाड़ी कर रहे थे, कुछ जो थे वो व्यापारी थे। ठीक, तो इस तरीके के अलग अलग यहाँ पे पैशंस या फिर प्रोफेशंस देखने को मिल रहे थे। आर लिमिटेड नॉलेज आर लिमिटेड नॉलेज अबाउट देयर ड्रेसेस स्टाइल, कि हमें जो लिमिटेड नॉलेज हमें देखने को मिलती है वो उन्हीं तरीके से देखने को मिलती है जो हमें मूर्तियाँ देखने को मिली हैं। कि पुरुष की अगर मूर्ति है तो उसकी स्कर्ट की डिज़ाइन कैसा है, वो महिला की अगर है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो रिटर्न सोर्सेज हैं वो पढ़े नहीं गए हैं। तो जितनी भी हमें नॉलेज मिलेगी वो हमें जो, हाँ, जो मतलब की मूर्तियां हैं उनसे मिल रही है। तो हड़प्पन पीपल लव टू डेकोरेट देमसेल्फ, और मतलब कि खुद को सजाना संवारना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी हड़प्पन लोगों को। वो कैसे पता चलता है कि उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है उससे पता चलता है कि चाहे मैन हो या वुमेन हो, दोनों ही को ही पसंद था खुद का ड्रेसिंग स्टाइल को अच्छा रखना, यानी कि बाल संवारना या फिर जेवर पहनना, खुद को अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनना, ये सारी चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर जो रिलीजियस बिलीफ्स है वो कैसे हैं, ठीक है ना। तो रिलीजन बिलीफ में ये ज्यादातर वर्कशिप जो करते हैं, मतलब कि जो मूर्तियां मिली हैं उससे अंदाजा लगाया गया है कि जो वर्कशिप करी जाती है यानी कि जो पूजा जाता है या तो पेड़ पौधों को, ठीक है, या पत्थरों को, इस तरीके से पूजा जाता है। तो जितने भी हमारे पास एविडेंस मिले हैं वर्कशिप के, जो द एविडेंस ऑफ फायर, हाँ मतलब कि जो आग है, आग को पूजने के जो हमारे पास एविडेंस मिले हैं वो कालीबंगा और लोथल से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, आपको बता दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया था, डिफरेंसेस वाले पार्ट में भी बताया था कि महिलाओं की जो ज्यादातर मूर्तियां मिलती हैं वर्कशिप के तौर पर, तो ज्यादातर तो महिलाओं को पूजा जाता है, वुमेन्स को पूजा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को पूजा जाता है, पुरुषों की भी बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिससे हमें अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर जो वर्कशिप करी जाती है वो मेंस की भी वर्कशिप करी जाती है। स्क्रिप्ट में मैंने बता दिया आपको कि अभी तक यहाँ पर जो जितनी भी हमें रिटर्न सोर्सेज मिले हैं वो रिटर्न सोर्सेज अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। ठीक है, द स्क्रिप्ट हैज बिन, तो स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो ये बिलीव किया जाता है कि जितने भी हैं वो ग्राफिक सिंबल्स यहाँ पर हैं, ठीक है, तो उनके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें आइडिया लगाया गया है। अब आइडिया किस तरीके से, कि यहाँ पर जितने भी साइंस हैं वो अराउंड 400 साइंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि रिटर्न फॉर्म्स में है, और जो राइटिंग है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, यानी कि आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। या इंग्लिश और हिंदी तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, तो यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हमें राइटिंग मिली है वो इस तरीके से मिली है, ठीक है। ठीक है, अब चारकोलाथिक साइट्स की अगर हम बात करें, देखिए चारकोलाथिक जो साइट्स आपकी जो होंगी वो किस कल्चर को बेसिकली आपको बताती हैं।
तो आपकी जो चारकोलॉथिक जो कल्चर है वो बेसिकली वेस्टर्न आपकी इंडिया सॉरी वेस्टर्न पार्ट वाले इंडिया में देखा गया है, जो कि दक्कन वाला जो आपका एरिया है उसमें। अब यहाँ पर जो ये साइट है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है आपकी वो डेवलप सिविलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा है कि अगर आपकी जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो कच्ची मिट्टी से बनाए जा रहे हैं, फार्मिंग हंटिंग एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज करी जा रही हैं। ठीक है। सो आपके टूल्स एंड किस तरीके से हैं वो भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उससे कम ही, मतलब कि कम डेवलप आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और वही आपकी इकोनॉमी यहाँ पर जो होगी एग्रीकल्चर की, वो मेनली किस में होगी, राइस आपका होंगे, ठीक है ना, और ज्वार, वीट, पी, ग्रीन गरम्स, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हाउस एंड आवाज तो आ रही है ना, हाँ। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ऑलमोस्ट आपका ये हो चुका है। तो लास्टली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड होता है वो एंड किन रीजंस की वजह से होता है। फर्स्टली जो स्कॉलर्स जो रीजंस बताते हैं वो रीजंस बताते हैं, तो क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उनमें इस तरीके का क्लाइमेट चेंज हुआ कि लोग वहाँ पर रहने में परेशान हो गए। मान लीजिए कि पानी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो बाढ़ है वो बाढ़ आना शुरू हो गई, तो लोग वहाँ से छोड़कर दूसरे एरियाज में कन्वर्ट हो गए, जाना स्टार्ट हो गए। तो क्लाइमेट चेंज एक रीज़न बताया जाता है। या फिर जो आपका जो इंडस रिवर है वो ड्राई होना शुरू हो गया। मैं आपको जब प्री हिस्ट्री को आप बता रही थी तो प्री हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि लोग क्या करते थे, सोर्सेस रिसोर्सेज को ढूंढते थे कि अब पानी कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको अच्छी जो जमीन है खेती के लिए वो कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आपकी जो नदी है वो ही ड्राई हो जाएगी तो ना ही आपको सोर्स ऑफ वाटर मिल सकता है, सोर्स ऑफ वाटर नहीं है तो आप एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड जो रीजन था वो ड्राई ऑफ इंडस रिवर था। थर्ड आपका था कि फ्लड यानी कि बाढ़ आपकी इस एरिया में इस तरीके से आ चुकी थी कि यहाँ पर आपको जो रिसोर्सेज थे वो, जाहिर सी बात है बाढ़ आएगी तो वो सब कुछ आपका जितना भी है वो सब बहा कर लेकर चली जाएगी। तो जितना भी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो नदी के पास ही थी, तो नदी का बहाव बढ़ने से बाढ़ आ गई। या फिर फोर्थ जो रीजन कहा जाता है अर्थक्वेक कहा जाता है। लेकिन मेनली जो बात है वो ये है कि इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन है वो किसी एक रीजन की वजह से खत्म नहीं हो सकती। मान लीजिए सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म नहीं हो सकती कि या फिर इंडस रिवर के ड्राई होने से खत्म नहीं हो सकती, सिर्फ फ्लड के लिए वजह से खत्म नहीं हो सकती, या सिर्फ अर्थक्वेक। ये सारे ही रीजन जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने पर। प्लीज मैं स्लाइड को दोबारा से फर्स्ट पर लेकर जा रही हूँ, कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप स्लाइड देखिए और वो क्वेश्चन आप अभी पुटअप कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है आपके पास? हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ही यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। आप आज का जो लेक्चर था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ही था।
शहनाज, अगर आपको हिंदी में लेक्चर्स चाहिए ना, तो आप एक